मेरे ही रूम में मेरे ही कपड़े पहनकर मेरी एक्टिंग कर रही हो। राजबीर की आवाज किसी खंजर की तरह चुभी। मुझे मारने का पूरा प्लान था ना। मुझे बिल्डिंग से नीचे गिराना चाहती हो। भूल मत जाओ, मैं तुम्हारा जल्लाद हूँ। उसकी इन बातों ने पंखुड़ी की सांसें रोक दी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, राजबीर ने उसे कसकर दीवार से जकड़ लिया। अगले ही पल उसके मजबूत हाथ पंखुड़ी की शर्ट के अंदर सीधे उसकी ब्रा और नाजुक बदन पर फिसल गए। उसे सेहरा देने वाले और बेकाबू स्पर्श से पंखुड़ी का पूरा वजूद थरथरा उठा। आलीशान बंगले के इस हिस्से के अंदर का माहौल किसी थ्रिलर फिल्म के खतरनाक सेट जैसा लग रहा था। ये राजबीर सिंह राठौर की प्राइवेट स्टडी और लाइब्रेरी थी, जहां इस वक्त पंखुड़ी अकेले मौजूद थी। उसके चेहरे पर एक बेहद नटखट, शरारती और शैतानी सी मुस्कान तैर रही थी। उसने शरारत करते हुए राजबीर की बड़ी सी अलमारी से निकालकर उनका एक बहुत महंगा डार्क कलर का ब्रांडेड ब्लेजर और ओवरकोट पहन रखा था। कोट उसके शरीर पर इतना बड़ा था कि उसके नाजुक कंधे और लंबी आस्तीनें पूरी तरह उसमें छुप गई थी और वो उसमें किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। पंखुड़ी बड़े ड्रामेटिक अंदाज में हाथ में एक सिगार जैसी दिखने वाली महंगी पेन पकड़े हुए दीवार पर लगे उस विशाल और एंटीक आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो मजे से अपनी ही धुन में एक्टिंग करने लगी। वो किसी खूंखार और बेरहम बिजनेस टाइकून की तरह रौबदार और भारी आवाज में खुद से ही बड़बड़ा रही थी। मिस्टर खन्ना, मुझे इस डील में और कोई बहाना नहीं चाहिए। सिर्फ हाँ या ना बोलो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो अपनी ही इस हरकत पर खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी, जैसे किसी बड़े थिएटर या फिल्म सेट पर कोई लीड एक्ट्रेस अपनी शूटिंग पूरी कर रही हो। अपने इस किरदार और मस्ती में पूरी तरह डूबी हुई पंखुड़ी ने राजबीर का कोट पहने पहने ही हवा में अपना हाथ लहराया और अपनी ही मस्ती के नशे में डायलॉग्स की झड़ी लगा दी। वैसे दिखने में तो बड़े डैशिंग और रईस लगते हो मिस्टर राजबीर सिंह राठौर, पर हो बहुत बड़े खड़ूस और सड़े हुए दिमाग वाले इंसान। कभी कभी तो मेरा दिल करता है तुम्हें उठाकर इस हवेली की 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दूं, पर नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो मैं इस कम उम्र में ही विधवा हो जाऊंगी, और अभी तो हमारे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं आए हैं। काश तुम इतने सख्त मिजाज और जल्लाद न होते, तो हमारी लाइफ किसी रोमांटिक फिल्म की तरह कितनी परफेक्ट फैमिली जैसी होती। वो अपनी इस बेबाक मस्ती और बड़बड़ाहट में इतनी मगन थी कि उसे लाइब्रेरी के भारी भरकम दरवाजे पर पड़ी आहट का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। उसे क्या पता था कि जिस इंसान के बारे में वो ये सब कह रही है, वो ठीक उसके पीछे आ चुका है। खुद राजबीर सिंह राठौर कुछ ही लम्हे पहले लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो चुका था। वो दरवाजे के पास ही एक पत्थर की मूर्ति की तरह पूरी तरह सन्न खड़ा हो गया था, अपनी ही पत्नी के नाजुक और खूबसूरत मुंह से अपने लिए जल्लाद, खड़ूस और 7वीं मंजिल से नीचे फेंकने जैसी धमकियां सुनकर राजबीर का दिमाग कुछ सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया था। उसकी गहरी आंखों में अविश्वास, हैरानी और एक खतरनाक सी चमक का समंदर एक साथ उमड़ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पूरे शहर और हवेली में सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देने वाले राजबीर सिंह राठौर के बारे में उसकी अपनी पत्नी इतने खतरनाक और खुलेआम ख्याल रखती है। राजबीर ने जब अपनी नजरें घुमाकर कमरे की हालत देखी और पंखुड़ी को अपना कोट पहने हुए अपनी ही नकल उतारते देखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान से भी ऊपर पहुंच गया। पंखुड़ी ने न सिर्फ उसके सबसे प्राइवेट रूम में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की थी, बल्कि उसका पर्सनल कोट पहनकर उसके सामने खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा रही थी। राजबीर के मजबूत जबड़े गुस्से के मारे पूरी तरह भींच गए और उसकी मुट्ठियां इस कदर कस गईं कि उसकी नसें उभर आई। उसने अपने अंदर सुलगते हुए ज्वालामुखी के तूफान को बड़ी मुश्किल से काबू किया और बिना एक भी आहट किए बिल्कुल किसी भूखे और शांत शिकारी शेर की तरह दबी पांव से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, जो अभी भी अपनी ही धुन में खोई हुई थी। थोड़ी देर अपनी इस हरकत और एक्टिंग को एंजॉय करने के बाद जब पंखुड़ी का ध्यान अचानक लाइब्रेरी में चारों तरफ फैली हुई रेयर और दुनिया भर की महंगी किताबों के कलेक्शन पर गया, तो उसका दिल खुशी और एक्साइटमेंट से झूम उठा। वो अपनी एक्टिंग भूलकर बच्चों की तरह उन किताबों के रैक की तरफ लपकी। कमाल की बात थी कि उस सख्त मिजाज और खड़ूस इंसान में और उसमें एक बात बिल्कुल कॉमन थी।
दोनों को ही डार्क मिस्ट्री, क्राइम और थ्रिलर बुक्स का जबरदस्त शौक था। इतिहास, फिलॉसफी और सियासत की किताबों का ऐसा दुर्लभ ज़ख़ीरा वहाँ मौजूद था जो चीख-चीख कर राजबीर के संजीदा और गहरे ज़ौक़ की कहानी कह रहा था। पंखुड़ी ने एक बहुत ही भारी भरकम और पुरानी किताब उठाते हुए बुरा-सा मुँह बनाया और खुद से फुसफुसाती हुई बोली, "उफ़ बाबा! अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि ये इंसान इतना रूड और खड़ूस क्यों रहता है। सारा दिन इन डरावनी, खौफनाक और बोरिंग किताबों के बीच बैठकर भला दुनिया का कौन-सा इंसान नॉर्मल रह सकता है? ये तो खुद पक्का पागल है और मुझे भी पागल कर देगा।" किताब के पन्ने पलटते-पलटते कब पंखुड़ी की आँखें थक गईं और उसे हल्की सी सुकून भरी झपकी आ गई, उसे खुद इस बात की खबर नहीं हुई। पढ़ते-पढ़ते वो वहीं सोफे पर ढल गई और वो भारी किताब उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर धड़ाम से गिर चुकी थी। राजबीर, जो अब तक उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, उसने गुस्से और नफरत से अपनी सांसें रोकी। उसे अपनी किताबों से अपनी जान से भी ज्यादा बेइंतहा प्यार था और वो उन्हें बहुत सहेज कर करीने से रखता था। उसने गुस्से में झुककर वो किताब उठाई, साइड टेबल पर रखी और फिर उस सोफे के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, जहां पंखुड़ी राजबीर का वो बड़ा सा कोट पहने हुए पूरी तरह बेपरवाह अंदाज में गहरी नींद में सो रही थी। इस बार जब उसने अपनी नजरें उठाकर सोफे पर लेटी हुई पंखुड़ी को देखा तो उसकी नजरों का अंदाज और तापमान दोनों बिल्कुल बदले हुए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि पंखुड़ी बला की खूबसूरत और हसीन थी। वो सोते हुए भी दुनिया के किसी भी इंसान का ईमान और होश डगमगाने की पूरी सहालियत रखती थी और सबसे बढ़कर उसकी मासूमियत उसके शांत चेहरे से साफ झलक रही थी। राजबीर की पैनी नजरें उसके चेहरे से फिसलती हुई उसके खूबसूरत गर्दन और फिर उस ब्लेजर पर ठहरी जो उसने मजे से पहन रखा था। पंखुड़ी गहरी नींद में आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी, जिसका नाजुक सीना उसकी रिदम के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। तभी सोते सोते पंखुड़ी ने ठंड के एहसास से एक गहरी अंगड़ाई ली और करवट बदलकर थोड़ी और सिकुड़ गई। उस बड़े से ब्लेजर के आगे के बटन खुले हुए थे और वो कोट ढीला था, जिससे उसकी कोमल और दुबली पतली कमर का हिस्सा साफ नजर आ रहा था, जो किसी भी मर्द की होश उड़ाने के लिए काफी था। राजबीर ने खुद को काबू करने के लिए अपनी पलकें कसकर झपकाई। वो लड़की इस वक्त उसके सामने किसी खूबसूरत कयामत की तरह लेटी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि सामाजिक तौर पर वो उसकी अपनी पत्नी थी, पूरी तरह उसके हर हक में थी। हर ख्याल आते ही उसका हाथ बेसाख्ता खुद ब खुद आगे बढ़ गया। उसने बिना एक पल गंवाए पंखुड़ी को कंधे से मजबूती से पकड़ा, झटके से सीधा किया और अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले आया, जहां दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी थी। तभी पंखुड़ी ने अपने चेहरे पर किसी इंसान की गर्माहट और अपनी त्वचा पर जलती हुई नजरों की तपिश महसूस की। उसने नींद के भारी खुमार में अपनी आंखें हल्की सी खोली और ठीक अपनी पलकों के इतने करीब जाकर राजबीर सिंह राठौर को पत्थर की तरह खड़ा देखकर उसके अंदर का सारा नशा एक सेकंड में उतर गया। वो बुरी तरह से घबरा गई और उसके होश उड़ चुके थे। राजबीर ने उसके बालों की एक खुली हुई रेशमी लट को अपनी उंगली के इर्द गिर्द लपेटते हुए बेहद सर्द, खतरनाक और डरावने लहजे में उससे फुसफुसाकर पूछा, "तो तुम मुझे इस हवेली की 7वीं मंजिल से नीचे फेंकना चाहती हो, मिसेज पंखुड़ी राजबीर सिंह राठौर?" वो उसकी शर्ट के अंदर उसकी ब्रा में हाथ डालते हुए बोला। पंखुड़ी का दिल डर के मारे सीधा उसके गले में आकर अटक गया। उसके सुंदर चेहरे का रंग कागज की तरह बिल्कुल सफेद और पीला पड़ चुका था। वो कांपती हुई आंखें फाड़कर उसे देखती रह गई। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद ली है, क्योंकि वो जल्लाद और कोई नहीं बल्कि खुद उसका खतरनाक पति राजबीर था, जो उसके मुंह से निकला एक एक शब्द और उसकी सारी बकबक अपनी इन कानों से सुन चुका था। पंखुड़ी का दिल डर के मारे सीधा उसके गले में आकर अटक गया था। उसके सुंदर चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। वो कांपती हुई आंखें फाड़कर उसे देखती रह गई। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसके मुंह से निकला एक एक शब्द और उसकी सारी बकबक अपनी इन कानों से वो सुन चुका था। अरे बाप रे! मैं सच में माफी चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। पंखुड़ी ने डरते हुए कांपते हाथों से अपनी आंखें भींच ली और फौरन माफी मांगने के बहाने पीछे खिसकने की कोशिश करने लगी।
ये सब सुनकर राजबीर के दिल में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी तीव्रता और सुकून भी महसूस हो रहा था। लेकिन उसने अपने चेहरे पर सख्ती बनाए रखते हुए पूछा, लेकिन उस स्टाफ ने तो मुझे बताया कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया और उस बेचारी को भी ये कहकर डराया कि तुम इस घर की मालकिन और मेरी पत्नी हो। क्या ये सब सच है? वो उसके और अधिक करीब हो गया, जिससे पंखुड़ी की सांसें बुरी तरह अटकने लगी। पंखुड़ी ने एक पल के लिए अपनी बची-कुची हिम्मत जुटाई, नजरें उठाई और तुतलाते हुए बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो कहा बिल्कुल सच कहा है। हम दोनों की शादी हो चुकी है और इस लिहाज से मैं वाकई में आपकी पत्नी हूँ, चाहे आप ये बात माने या ना माने। राजबीर को आज उसका ऐसे जुबान चलाना और बहस करना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि सच तो ये है कि वो इस पल का अंदर ही अंदर बहुत आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी खतरनाक और दिलकश मुस्कान तैर गई। ठीक है मैडम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम मेरी अर्धांगिनी और धर्म पत्नी हो, लेकिन तुम ये बात भूल रही हो कि एक पत्नी के कुछ अधिकार और कर्तव्य भी होते हैं, जो उसे निभाने पड़ते हैं। क्या तुम उन अधिकारों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो? ये कहकर राजवीर ने उसकी धड़कनों को अपनी पूरी गिरफ्त में ले लिया और अपनी उंगलियों से उसके दिल की धड़कन को महसूस करते हुए हल्का सा दबाया। तो पंखुड़ी की गर्दन खुद ब खुद पीछे की तरफ ढलकने लगी और उसके होठों से बेचैन सी सिसकियां निकलने लगी। दूसरी तरफ उसके दोनों हाथ राजवीर के चौड़े और मजबूत सीने पर जमे हुए थे, मानो वो उसे अपने वजूद से दूर हटाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। ये देखकर राजवीर को अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि वो कोई कच्ची कली या डरपोक लड़की नहीं थी, बल्कि अच्छी खासी समझदार थी, जो इन रिश्तों और नज़दीकियों के मायने अच्छे से समझती थी। यह एहसास होते ही उसके अपने जज्बात भी बेकाबू होने लगे और उसने पंखुड़ी को उठाकर बहुत ही एहतियात और नरमी से सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर अपना साया फैला लिया। क्या तुम अपनी इस गलती की सजा भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार हो? वो उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, तो पंखुड़ी की आंखों से डर और घबराहट के मारे आंसू छलक आए। राजबीर ने बिना एक पल गंवाए अपने होंठ उसकी भीगी हुई पलकों और आंखों पर रखकर उसके उन आंसुओं को चुरा लिया। मुझे जवाब दो ना मिसेस पंखुड़ी। ये सुनकर पंखुड़ी ने डर के मारे जोर जोर से नामे गर्दन हिला दी, तो राजबीर ने इस बार अपने होंठ उसकी खूबसूरत गर्दन पर रख दिए और एक बहुत रोमांटिक और मदहोश कर देने वाले अंदाज में बोला, फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह तैयार कर दूंगा। इस दौरान वो उसके नाजुक कंधों को अपनी मजबूत उंगलियों से हल्के हल्के मसल रहा था, जबकि पंखुड़ी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा वजूद और उसकी ताकत उसके अपने काबू से बाहर हो रही हो। मुझे मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। राजबीर प्लीज ऐसा मत करिए। उसने अपनी कांपती हुई हथेलियों से उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश की, तो राजबीर ने उसे एक झटके में और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी इस सारी बेचैनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो मेरे पास है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारी इस घबराहट को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह कहकर राजबीर ने उसके उस बड़े से ब्लेजर के अंदर अपना हाथ सरकाने की कोशिश की, तो पंखुड़ी के हलक से एक हल्की सी डर भरी चीख निकल गई, जबकि राजबीर के चेहरे पर एक पल के लिए नाराजगी के भाव फैल गए। इस तरह के नखरे और हरकतें मत करो लड़की, मुझे ये सब पसंद नहीं। उसका अंदाज बेहद अटल और सख्त था। पंखुड़ी को उसी वक्त शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। एक तो ये शख्स इतनी मुश्किल से उसके इतने करीब आ रहा था और वो अपनी ही नादानी और डर से उसे दोबारा खुद से दूर कर रही थी। आई एम रियली सॉरी। सच में माफ़ी चाहती हूँ। पंखुड़ी ने बेचैनी से अपने होंठ काटे, तो राजवीर के होंठों पर एक बार फिर से एक दिलकश मुस्कान खिल उठी। क्या तुम वाकई में इतनी मासूम हो या फिर मासूम होने का सिर्फ दिखावा करती हो? ये सुनकर पंखुड़ी ने झेंप कर अपनी पलकें झुका ली और नजरें चुराने लगी। मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। राजवीर ने अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया। तुम वाकई में बहुत मासूम हो। यह कहकर वो एक बार फिर उसके गुलाबी होंठों को अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी गिरफ्त में ले चुका था।
उसका स्पर्श इस कदर गहरा और पागल कर देने वाला था कि पंखुड़ी का पूरा वजूद एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया था। और फिर जब उसकी सांसें टूटने लगी और उसे घुटन महसूस होने लगी, तो उसने मजबूर होकर राजबीर के सीने पर अपने दोनों हाथों से जोर लगाना शुरू कर दिया। राजबीर फौरन अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटा। उसने जिंदगी में पहली बार पंखुड़ी के वजूद पर इस तरह अपना मुकम्मल हक जताया था, और उसका ये नशा इस कदर गहरा था कि पंखुड़ी को अब सिर्फ यही बात याद थी कि वो उस खूंखार और ताकतवर शख्स के शिकंजे में है, और उसके इस नज़दीकी से अंदर ही अंदर आनंद ले रही थी। तुम बहुत मीठी हो और बहुत ज़्यादा कोमल भी। ये कहकर राजबीर ने एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों की मदद से सहलाया, तो पंखुड़ी ने जोर से अपनी आंखें भींच ली। आंखें खोलो पंखुड़ी, राजबीर ने उसे अगला सख्त ऑर्डर दिया, तो उसने डरते डरते अपनी आंखें खोल दी। लेकिन इस वक्त राजबीर की उन जलती हुई और गहरी आंखों में देखना उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जितना मुश्किल था। वो बार बार अपनी पलकें झुका रही थी। मेरी तरफ देखो, राजबीर ने दोबारा आदेश दिया, तो वो मिमियाते और हकलाते हुई बोली, मुझे मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। आपको इस तरह देखना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। मैं इस कदर कोई डरावना राक्षस भी नहीं हूँ कि तुम्हें मुझे देखने से इतना डर लग रहा हो। राजबीर के लहजे में इस बार एक अजीब सी शरारत और अपनापन मौजूद था। लेकिन लेकिन आप बहुत खतरनाक हैं। पंखुड़ी की जुबान अचानक फिसल गई। उसे लगा कि अब राजबीर पक्का गुस्सा हो जाएगा और बुरा मान जाएगा, मगर इसके उलट राजबीर ने उसे एक बार फिर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हाँ, इस मामले में मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगा। मैं वाकई में बहुत खतरनाक हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे दुश्मन हैं और मेरी आंख की किरकिरी हैं। लेकिन तुम तो मेरी अपनी पत्नी हो ना। वो बेहद रोमांटिक और शरारती अंदाज में बोला, तो पंखुड़ी को उसके बदले हुए लहजे और इस प्यार भरे अंदाज को देखकर अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद वो कोई डरावना सपना देख रही है जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। लेकिन राजबीर की कड़कती सांसें और उसकी उंगलियों की गर्माहट चीख चीख कर कह रही थी कि ये सब 100% हकीकत था। राजबीर ने जब अपने हाथों से उसकी ड्रेस के कॉलर को उसके कंधों से थोड़ा नीचे खिसकाया, तो पंखुड़ी सिहर उठी और दर्द व सिहरन से तड़प कर रह गई। नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए। उसने तेजी से ना में सिर हिलाते हुए खुद को पीछे खींचने की कोशिश की। राजबीर अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर ठीक है, तुम खुद मेरी शर्ट के बटन खोलो। वो थोड़ा साइड हुआ ताकि वो आराम से उसकी शर्ट के बटन खोल सके। पंखुड़ी ने शर्माते, हिचकिचाते और कांपते हुए हाथों से उसकी शर्ट के बटन एक एक करके खोलने शुरू किए। जैसे ही बटन खुले, राजबीर का गठीला और मस्कुलर सीना उसकी नजरों के सामने आ गया। उसके शरीर की बनावट और पुरुषों जैसी महक देखकर पंखुड़ी के होश उड़ गए। वो चाहकर भी राजबीर के सीने से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। बेसाख्ता उसकी जुबान फिसल गई। आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। राजबीर की ठिठोली भरी आवाज गूंजी। अब मेरी बारी है। ये सुनते ही पंखुड़ी के पूरे वजूद को एक जोरदार झटका लगा। नहीं, आपने आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमारे बीच कोई ऐसी डील या सौदा नहीं हुआ था। राजबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद करीब झुककर कहा, पति पत्नी के बीच डील या समझौता तब होता है जब उनकी शादी होती है, और इसका सीधा मतलब ये होता है कि पत्नी अपने वजूद और अपने शरीर की कोमलता से अपने पति को सुकून पहुंचाएगी और उसे अपने प्यार में मदहोश कर देगी। ये कहते हुए राजबीर ने एक बार फिर अपने चौड़े मजबूत हाथों से उसके सीने की कोमलता को अपनी गिरफ्त में लिया और पूरी शिद्दत से महसूस करने लगा। पंखुड़ी उसकी इस मजबूत पकड़ में किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। वो इस अचानक आई नजदीकी और शारीरिक खिंचाव को समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ उसका दिल कर रहा था कि वो खुद को छुड़ाकर इस कमरे से भाग जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसका खुद का शरीर और मन ये चाह रहा था कि राजबीर उसे और मजबूती से अपनी बाहों में दबोच ले और इसी तरह अपनी दीवानगी उस पर लौटाता रहे। अच्छी पत्नियां हमेशा अपने पतियों की बात मानती हैं पंखुड़ी। राजबीर ने जब ये कहा, तो पंखुड़ी ने विरोध करना छोड़ दिया और अपने हाथों की पकड़ को ढीला कर दिया। उसने अपना सारा विरोध त्याग दिया था। हालांकि अंदर ही अंदर वो अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी।
पंखुड़ी के इस समर्पण को देखकर राजवीर को उस पर बेइंतहा प्यार आ गया। क्या तुम सच में हमेशा से इतनी अच्छी हो? वो बड़बड़ाते हुए राजवीर ने एक बार फिर अपना चेहरा उसके रेशमी बालों में छुपा लिया और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। पंखुड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बेचैनी और कसक के मारे अपने नाजुक हाथ राजवीर के बालों में फिराने लगी। राजवीर ने उसकी ड्रेस पूरी नहीं उतारी थी, लेकिन उसने अपने हाथ उसके कपड़ों के अंदर डालकर उसकी भावनाओं और उसके शरीर की हर हलचल को बुरी तरह भड़का दिया था। पंखुड़ी के हलक से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी, और जब भी वो बेचैनी में राजवीर का नाम पुकारती, राजवीर पहले से भी ज्यादा शिद्दत और दीवानगी से अपनी पकड़ मजबूत कर लेता। वे दोनों लगातार एक दूसरे की बाहों में डूबते चले जा रहे थे। पंखुड़ी की बेचैनी का ये आलम था कि उसने अपने पैर सोफे पर जोर जोर से रगड़ने शुरू कर दिए थे। कुछ ही पलों बाद राजवीर खुद को थोड़ा समेटते हुए उससे अलग हुआ और सीधा होकर बैठ गया। पंखुड़ी को लगा कि शायद उसकी किसी बात या नादानी की वजह से राजवीर को बुरा लग गया है। वो तुरंत आंखें नम करके डरते हुए उसे देखने लगी, लेकिन तभी राजवीर ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया और सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही पंखुड़ी के गाल एक बार फिर शर्म और हया के मारे बुरी तरह दहक उठे। राजवीर ने उसे बिस्तर पर बहुत ही संभाल कर और नरमी से लेटा दिया और खुद उसके ऊपर अपना साया फैला दिया। छोटी लड़की, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम पूरी तरह से मेरे दिमाग और मेरे वजूद पर छा चुकी हो, और इस नशे को सिर्फ और सिर्फ तुम ही उतार सकती हो। कमरे में दोनों की सांसों और सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी। पंखुड़ी की हालत बता रही थी कि राजवीर उसके करीब आने वाला इकलौता मर्द था। दूसरी तरफ ये राजवीर के लिए भी बहुत बड़ी और खास बात थी। जिस हाई प्रोफाइल और मॉडर्न माहौल में वो पला बढ़ा था, वहां उसने औरतों के कई रूप देखे थे। कई बार उसके मन में डर रहता था कि कहीं उसके नसीब में भी वैसी ही मतलबी औरत न आ जाए, लेकिन इस मामले में उसकी किस्मत अच्छी थी और उसका अपना किरदार भी चट्टान की तरह मजबूत था। वो कभी किसी बाहरी औरत को अपने करीब भटकने भी नहीं देता था। उसने हर किसी के लिए एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। पंखुड़ी ही वो पहली और इकलौती लड़की थी जो उसके होशो हवास पर इस तरह छा गई थी। इससे पहले कि वो उसके साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह मुकम्मल करता और अपनी हदें पार करता, तभी अचानक धड़धड़ाते हुए बेडरूम के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर से किसी स्टाफ में अंबर की घबराई हुई आवाज गूंजी, साहब साहब, बाहर इमरजेंसी है, तुरंत नीचे आना होगा। पंखुड़ी ने फौरन हड़बड़ाकर खुद को संभाला और अपने कपड़े ठीक किए। दूसरी तरफ राजवीर गुस्से से आग बबूला होता हुआ अपनी शर्ट पहनते हुए दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन जब तक वो दरवाजा खोलता, बाहर वाला शख्स जरूरी खबर देकर जा चुका था। कमरे में अकेली बैठी पंखुड़ी अभी भी अपने धड़कते हुए सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, जिनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हे भगवान, यह इंसान तो बहुत ही जिद्दी और सख्त है, मैं इसे कैसे झेल पाऊंगी? ये सोचते ही उसकी सांसें एक बार फिर अटकने लगी, लेकिन उन सब के बीच उसके चेहरे पर एक मीठी सी और शर्माई हुई मुस्कान भी खिली हुई थी। इस बात की खुशी थी कि राजवीर इस बहाने आखिरकार उसके दिल के और करीब तो आ गया था। अपने वजूद के खालीपन का जो एहसास उसे इतने दिनों से कचोट रहा था, वो अब पीछे छूट चुका था। वो बिना एक पल गंवाए खुद को फ्रेश करने के लिए तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी, मानो जिंदगी अब एक नया और रोमांचक मोड़ लेने जा रही हो। राजवीर के बारे में सोचते सोचते पंखुड़ी के होंठ हौले से फड़फड़ाए और वो अतीत के बंद दरवाजों को खोलकर एक बार फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गई। राजवीर सिंह राठौर और पंखुड़ी की मुलाकातें किसी पारंपरिक या पारिवारिक रिश्ते की वजह से नहीं थी, बल्कि राजवीर के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप और पंखुड़ी के चाचा के हाई प्रोफाइल राजनीतिक संपर्कों की वजह से अक्सर कारपोरेट इवेंट्स में दोनों का आमना सामना हो जाता था। वैसे तो राजवीर शहर का जाना माना और सबसे पावरफुल नाम था, लेकिन वो अपने ही अहंकार के घेरे में इस तरह कैद था कि बाकी हर चीज उसके लिए बेगानी थी। हर किसी को घास डालना तो दूर की बात, किसी की तरफ आंख पलट कर देखना भी अपनी तौहीन समझता था। उसकी वजह यह थी कि वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। पंखुड़ी के चाचा एक बहुत बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट और राजनेता थे। और राजवीर की परवरिश भी कुछ इसी तरह के अल्ट्रा लग्जरी माहौल में हुई थी, जिससे वो हद से ज़्यादा मगरूर और सख्त मिजाज बन गया था। लेकिन न जाने क्यों उसके बावजूद वो अकड़ और मगरूर शहजादा पंखुड़ी को बेहद पसंद था। जब भी शहर के किसी 5 स्टार होटल में कोई बड़ा बिजनेस गाला या हाई प्रोफाइल पार्टी होती, तो पंखुड़ी की नज़रें अनजाने में उसी को तलाश करती रहती थी। इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद कि वो शख्स उसकी पहुंच से बहुत दूर है और वो कभी उसे हासिल नहीं कर पाएगी, वो अपने इस नादान दिल को कैसे समझाती जो हर बार उसे उसी मगरूर शहजादे की तरफ खींच लेता था। पंखुड़ी को एक 5 स्टार होटल में हुई उस ग्रैंड पार्टी की रात बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब वे दोनों सामने सामने आए थे। शहर का पूरा नामी गिरामी और मॉडर्न समाज वहां जमा था। पार्टी के दौरान पंखुड़ी को वीआईपी लाउंज से मेहमानों के लिए लाई गई एक बहुत ही कीमती और नायाब क्रिस्टल वाइन ट्रे लेकर आना था। वो अपनी ही मस्ती में ईयरफोन लगाकर और फोन पर स्क्रॉल करते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला। खुद को गिरने से संभालने के चक्कर में उसने सामने से उतरते हुए राजवीर का कंधा पकड़कर खुद को संभालना चाहा और इसी छीना झपटी में वो पूरी की पूरी भारी भरकम क्रिस्टल ट्रे सीधे राजवीर के महंगे और डिजाइनर सूट पर जा गिरी। राजवीर गुस्से से पलटा। सामने खड़ी उस लड़की को देखकर उसके माथे पर गहरी सिलवटें पड़ गई। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, पंखुड़ी गुस्से में तमतमाकर बोल पड़ी, गलती मेरी नहीं, आपका कसूर है। आप सीढ़ियों के बीचों बीच ऐसे फोन में घुसे खड़े हैं जैसे कोई स्टैचू हो। राजवीर ने तंजिया नजरों से अपने आसपास देखा, क्योंकि वो सीढ़ियों के किनारे पर था। फिर जब पंखुड़ी ने उसकी तीखी नजरों का सामना किया तो उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, लेकिन वो अभी भी माफ़ी मांगने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? राजवीर ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए खतरनाक लहजे में पूछा। पंखुड़ी की जुबान एक बार फिर फिसल गई। आपको कौन नहीं जानता? आप तो शहर के सबसे बड़े खड़ूस इंसान हैं, जिसकी नाक पर 24 घंटे गुस्सा सवार रहता है। अपनी इस नॉन स्टॉप जुबान की वजह से वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसती थी, लेकिन आज तो उसने अपने क्रश को ही पूरी तरह भड़का दिया था। लड़की, अपनी हद में रहकर बात करो। राजवीर का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो चुका था। क्या कोई उसके बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत भी कर सकता था? उसने बेसाख्ता खुद से सवाल किया और उस लड़की को घूरने लगा जो उस 6 फीट लंबे रसूखदार शख्स के सामने बिना डरे खड़ी थी। ऐसी गुस्ताखी आज तक किसी ने नहीं की थी। तभी वहां होटल का इवेंट मैनेजर और होटल का जनरल मैनेजर दौड़ते हुए आ गए। राजवीर के खराब हुए कपड़ों को देखकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पंखुड़ी को वहां से हटने का इशारा किया, तो वो तुरंत सफाई देते हुए बोली, सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यही रास्ते में खंभा बनकर खड़े थे तो मैं बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बची हूँ। मैनेजर ने उसे डांटते हुए वहां से हटा दिया। जब पंखुड़ी ने जाकर अपनी इस हरकत के बारे में अपनी दोस्त मीनल को बताया तो मीनल अपना सिर पीट कर रह गई। बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? एक तरफ तुम उस पर जान छिड़कती हो और उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहती हो, और दूसरी तरफ तुम उसे खरी फिरी सुनाकर आ गई। पंखुड़ी को भी अपनी इस हरकत पर पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बाद में होटल मैनेजमेंट ने राजवीर से माफी मांग ली थी कि वो नादान है। राजवीर ने उनका लिहाज करते हुए ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन दिल ही दिल में वो उस लड़की से बुरी तरह खिसियाया हुआ था, लेकिन उसे सबके सामने आईना दिखाने की जुर्रत की थी। इन दोनों की उम्र में भी काफी फासला था। राजवीर उससे पूरे 9 साल बड़ा था और पंखुड़ी अभी कॉलेज के दिनों में थी, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर का शैतान शांत नहीं बैठता था। एक और बड़ा मसला ये था कि दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। पंखुड़ी के डैड एक साधारण नौकरी में थे, जबकि दूसरी तरफ राजवीर का परिवार करोड़ों का बिजनेस एम्पायर संभालता था। इसीलिए दोनों का आपस में कोई मेल नहीं था। लेकिन एक चीज थी जो उन दोनों को जोड़ सकती थी, और वो थी राजवीर के दादाजी की पुरानी इच्छा। बड़े साहब हमेशा से चाहते थे कि उनके बिजनेस ग्रुप और पंखुड़ी के परिवार के बीच कोई मजबूत और पक्का कमर्शियल रिश्ता बने। इस सिलसिले में उन्होंने पंखुड़ी और राजवीर के रिश्ते की बात भी चलाई थी, लेकिन राजवीर ने साफ और सख्ती से इनकार कर दिया था।
और बहुत हंगामा मचाया था। खबरदार जो कभी इस नादान और बचकानी लड़की को मेरे गले बांधने की सोची। मेरा इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा। पंखुड़ी के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उसे बहुत ठेस पहुंची और अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया। गुस्से में आकर उसने सुबह सुबह चुपके से जाकर राजबीर की चमचमाती स्पोर्ट कार के सारे टायर पंचर कर दिए और गुस्से में बड़बड़ाने लगी, अब आएगा मजा जब रास्ते में इसकी गाड़ी के टायर फटेंगे। भगवान करे इसकी गाड़ी ऐसी सुनसान एक्सप्रेसवे पर खराब हो जहां कोई नेटवर्क ना हो। अपना कारनामा अंजाम देकर जैसे ही वो पलटी उसकी सांसें खौफ के मारे अटक गई। वो जाने दुश्मन यानी राजबीर ठीक उसके पीछे खड़ा था। वो एक कदम आगे बढ़ा और पंखुड़ी डर के मारे पीछे हटती हुई सीधे गाड़ी से जा चिपकी। मैंने तुमसे क्या कहा था लड़की कि दोबारा मुझे नजर मत आना वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। राजबीर उसके कान के पास झुककर बेहद खतरनाक लहजे में बोला। पंखुड़ी ने डर छुपाते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है मिस्टर, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो अपनी फिटनेस वॉक पर थी। तो क्या ये तुम्हारा भूत है? राजबीर ने तंज कसा। पंखुड़ी ने झट से बात बदलते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं नींद में चलते चलते यहाँ आ गई थी, स्लीप वॉकिंग की बीमारी है मुझे। ये कहकर वो खिसकने लगी कि राजबीर ने उसका हाथ कसकर दबोच लिया और उसे वापस गाड़ी से सटाते हुए दो टूक शब्दों में हुक्म दिया, बहुत हो गया ड्रामा, अब तुम ही इन टायरों में हवा भरोगी और इन्हें ठीक करोगी। पंखुड़ी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जिंदगी में कभी किसी सुपर कार के टायर को हाथ नहीं लगाया था। आप सच में पागल हैं क्या? मजाक कर रहे हैं ना? राजबीर ने नपे तुले अंदाज में सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों मजाक करूंगा। चलो शाबाश, सोशल मीडिया रील बनाना बंद करो और काम पर लग जाओ। फिर राजबीर वहीं खड़े होकर उसे ऑर्डर देने लगा और पंखुड़ी कांपते हाथों से उसके बताए मुताबिक काम करने लगी। कुछ ही देर में उसकी कमर टूटने लगी। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई। कमर के सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। राजबीर की नजरें घूमकर उसकी तरफ टिक गईं, तो उसने फौरन अपनी नजरें हटा ली। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, चुपचाप करो। आप किस कदर बेरहम और टॉक्सिक इंसान हैं। उसका रोना जारी था जबकि राजबीर उसकी हरकतों को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करो। पंखुड़ी ने उसे तिरछी नजरों से घूरा। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी लाइफ और अपने गुस्से पर ध्यान दें। ये कहकर वो गाड़ी के दूसरी तरफ से भागी और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। राजबीर उसकी फुर्ती को देखकर देखता ही रह गया। क्या भला है ये लड़की, उसे अपना सिर झटकते हुए सोचा। इतना सब करने के बाद भी पंखुड़ी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि राजबीर का दिन खराब हो जाए। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। वो जानती थी कि अगर इस शरारत में पकड़ी गई तो उसकी बहुत फजीहत होगी, लेकिन रोमांस और वायरल प्रैंक के आगे उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसने फौरन अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया और दुखी आवाज में बोली, शौर्य, मुझे तुम्हारी तुरंत मदद चाहिए। शौर्य उसके एक दोस्त का भाई था जो एक डिजिटल मीडिया और न्यूज पोर्टल में काम करता था। कुछ ही मिनटों में पंखुड़ी ने उसे राजबीर की मिसिंग का एक फर्जी और मजेदार विज्ञापन पब्लिश करने के लिए राजी कर लिया। शौर्य तुरंत मान गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही पंखुड़ी ने शौर्य की मदद उसकी क्रश के साथ डेट फिक्स करवाने में की थी। जब पंखुड़ी का एहसान चुकाने का वक्त आ गया था, अगली सुबह जब राजबीर सोकर उठा तो उसकी आदत के मुताबिक उसने सबसे पहले अपना डिजिटल टैबलेट और न्यूज़पेपर उठाया। जैसे ही उसने मेन पेज पलटा, सामने से उसे अपनी एक बड़ी सी स्टाइलिश तस्वीर छपी हुई नजर आई जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड हेडलाइन लिखी थी, शहर के सबसे हैंडसम और खड़ूस बिजनेसमैन राजबीर सिंह राठौर रहस्यमय तरीके से गायब। जो कोई भी इन्हें सही सलामत ढूंढ कर लाए उसे तुरंत एक कप कॉफी और ढेर सारी दुआएं इनाम में मिलेंगी। एक पल के लिए तो राजबीर को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी और दोबारा देखा, लेकिन वो 100% हकीकत था। सामने उसी की बड़ी सी स्टाइलिश तस्वीर छपी हुई थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गुमशुदा। साथ में उसका नाम, फोन नंबर और एक फर्जी डिटेल दी गई थी। आखिर में ये भी लिखा था कि अगर किसी को ये शख्स मिल जाए तो दया करके इसे उसके घर तक पहुंचा दे। राजबीर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे बदन में एक बूंद भी खून न बचा हो।
उसका बस नहीं चल रहा था कि वो गुस्से में पूरी दुनिया को आग लगा दे। वो गुस्से से पंखुड़ी का नाम दहाड़ता हुआ सीधा अपने घर से बाहर निकला। पंखुड़ी का घर उसके घर के बिल्कुल सामने ही था। पंखुड़ी की माँ कोमल जी उस वक्त छत पर खड़े होकर सुबह के सुहाने मौसम का आनंद ले रही थी। जैसे ही उन्होंने राजबीर को गुस्से से कांपते हुए अपनी तरफ आते देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मुझे बचा लेना। कहीं इस आफत को ये तो नहीं पता चल गया कि ये सारी कारस्तानी मेरी बेटी की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शौर्य ने तो मुझसे वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा। कोमल जी ये नहीं जानती थी कि राजबीर न्यूज एजेंसी में फोन करने के बजाय सीधे उनके ही घर धावा बोलने आ रहा था। राजबीर को इस कदर गुस्से में तमतमाया हुआ देखकर कोमल देवी मन ही मन पंखुड़ी को कोसने लगी। राजबीर ने उनके सामने पहुंचकर तीखे और कड़क लहजे में पूछा, पंखुड़ी कहाँ है? उसे इसी वक्त सामने बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। कोमल जी ने घबराते हुए पूछा। अरे राजबीर बेटा, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? क्या हुआ पूछ रही हैं आप? जरा अपनी बेटी के कारनामे देखिए। राजबीर ने गुस्से से वो अखबार उनके चेहरे के आगे लहरा दिया। वहां छपी खबर को पढ़कर कोमल जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाया। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन साथ ही हंसी भी छूट रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि पंखुड़ी का दिमाग इस हद तक शैतानी हरकतें कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ प्रैंक और शरारतों में ही चलता था, और पढ़ाई की बात आते ही उसके दिमाग को जैसे फालिज मार जाता था। उधर पंखुड़ी को जब भनक लगी कि राजबीर आ चुका है, तो वो दौड़कर अपने कमरे में घुसी और अंदर से तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद जब उसका छोटा भाई बंटी उसे बुलाने के लिए गया, तो पंखुड़ी ने कमरे के अंदर से दर्द भरी और नकली आवाज में रोते हुए कहा, बंटी, जा जाकर बोल दे कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं किसी से नहीं मिल सकती। राजबीर बंटी के ठीक पीछे ही खड़ा था। उसने बंटी को साइड हटने का इशारा किया और खतरनाक लहजे में दहाड़ा, इसी वक्त दरवाजा खोलो पंखुड़ी, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। कमरे के अंदर से पंखुड़ी भी चिल्लाई, अरे तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं? आपको जरा भी मैनर्स नहीं है? जब भी किसी लड़की के कमरे में जाते हैं तो पहले नॉक करते हैं, और मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के कमरे में आने से पहले तो बाकायदा अनाउंसमेंट करवानी चाहिए। खैर, अभी भी मैं ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी से मिल सकूं। मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। बाहर खड़ा राजबीर गुस्से से पैर पटक कर रह गया, क्योंकि उसके पास पंखुड़ी की इस अजीबो-गरीब बात का कोई जवाब ही नहीं बचा था। पंखुड़ी, अब तुम जितनी कोशिशें करनी हो कर लो, खुद को मेरी नज़रों से बचा कर रखो। लेकिन जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई ना, उस दिन तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हें ऐसी सुनसान जगह पर फेंक दूंगा, जहां से तुम्हारी वापसी नामुमकिन होगी। राजबीर गुस्से में ये कहकर चुप होने ही वाला था कि कुछ ही लम्हों के बाद कमरे के अंदर से पंखुड़ी ने उसका वही डायलॉग स्पीकर प्ले कर दिया, जिसमें वो उसकी गर्दन मरोड़ने की बात कह रहा था। पंखुड़ी ने बाहर आवाज लगाई, सुन लिया सबने? मैंने आपकी ये धमकी रिकॉर्ड कर ली है, और अगर कल को मुझे कुछ भी हुआ तो ये रिकॉर्डिंग साफ साबित कर देगी कि आपने ही मुझे जान से मारा है। फिर आप पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहिएगा मिस्टर राजबीर। राजबीर ने गुस्से से दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और झुंझलाता हुआ उनके घर से बाहर निकल गया। उस दिन उसने पंखुड़ी पर जमकर गुस्सा निकाला था। बाद में कोमल जी ने भी अपनी बेटी की अच्छी खासी क्लास लगाई। आखिर तुम्हें ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? लेकिन पंखुड़ी अपनी आदत से कहाँ बाज आने वाली थी। वो साफ मुकर गई और बोली, मैंने तो आपसे ही सीखा है कि जब तक किसी के पास पक्का सबूत न हो तब तक गुनाह कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन सामने राजबीर था, और शाम होते होते वो शौर्य को खींचकर सीधे उनके घर ले आया। शौर्य ने आते ही पंखुड़ी की सारी पोल सबके सामने खोल दी। उस दिन पंखुड़ी को सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसके पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी इन बचकानी हरकतों का खेल। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। ब्रजेश जी ने तय कर लिया था कि वो जल्द से जल्द पंखुड़ी की शादी कर देना चाहते हैं, और वैसे भी वो 18 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पंखुड़ी ने घर सिर पर उठा लिया और खूब हंगामा मचाकर शादी से साफ इनकार करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके परिवार के किसी सदस्य ने ये बात नहीं सुनी।
ये सब देखकर राजबीर को अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा महसूस हुआ। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि गुस्से में आकर घरवाले ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और तय कर दें। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो अपनी बेटियों को सही से समझाकर उनकी अच्छी परवरिश करने के बजाय उन्हें बोझ समझकर जबरन उनकी शादियां कर देते थे। और फिर वे मासूम लड़कियां, उन्हें बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं आता था, ससुराल जाकर अत्याचार सहती थी। पंखुड़ी के साथ भी तो बिल्कुल यही हो रहा था। लेकिन अब इस मामले में राजबीर का बोलना या टांग अड़ाना बनता नहीं था, क्योंकि ये सब उसी की प्रैंक का नतीजा था। अगले कुछ दिनों में राजबीर अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिंगापुर ट्रिप पर चला गया, जबकि पंखुड़ी के घर में उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। उसके पिता ने अपने एक बहुत ही खास और सुलझे हुए पार्टनर के बेटे से उसका रिश्ता तय कर दिया था। लड़के का परिवार काफी संभ्रांत और सभ्य था। उन्हें पूरा यकीन था कि पंखुड़ी उनके घर जाकर खुश रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ पंखुड़ी का हंसता खेलता चेहरा पूरी तरह मुरझा चुका था। जो लड़की 24 घंटे घर में कोहराम मचाती थी, हर किसी की नाक में दम करके रखती थी, वो अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि उसने अपने पिता के पास बैठना और बात करना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। ब्रजेश जी को भी अब एहसास होने लगा था कि उन्होंने गुस्से में आकर थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके परिवार के नियमों के मुताबिक एक बार जुबान देने के बाद रिश्ता तोड़ा नहीं जाता था। राजबीर उन दिनों सिंगापुर में मौजूद था जब उसके दादाजी ने उसे फोन करके पंखुड़ी की शादी में शामिल होने का आदेश दिया। इसके अलावा शादी के सारे बड़े इंतजाम भी उसी को देखने थे, क्योंकि घर के बड़ों में वही सबसे काबिल और जिम्मेदार था। पंखुड़ी के भाई अभी काफी छोटे थे जब राजबीर सिंगापुर से लौटकर हवेली पहुंचा और उसने पंखुड़ी को दुल्हन के लाल लिबाज और भारी गहनों में देखा तो उसका दिल अजीब से और अनजाने अंदाज में जोरों से धड़क उठा। वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी, लेकिन उस उदासी में भी उसकी खूबसूरती और मासूमियत किसी का भी दिल जीत सकती थी। पंखुड़ी ने सिर्फ एक बार नजरें उठाकर राजबीर को देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, लेकिन इस बार पंखुड़ी ने ही सबसे पहले अपनी नजरें झुका ली। उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों में ना तो कोई शरारत थी, ना ही होठों पर वो जानी पहचानी नटखट मुस्कान। वो बिल्कुल किसी बेजान और उदास मूरत जैसी लग रही थी। राजबीर ने अगले ही पल अपना सिर जोर से झटका। उसने खुद को समझाया कि इस सबसे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह जब रस्मी तौर पर राजबीर ही पंखुड़ी को ब्यूटी पार्लर से पिक करके वापस घर ले गया, तो रास्ते में उसने उस खामोश लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन पंखुड़ी ने मुंह पर ताला लगा रखा था और वो पूरी तरह चुपचाप लगातार गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। कई बार उसकी आंखों से आंसू छलककर सीधे उसकी गोद में रखे कपड़ों पर गिर जाते थे। इस दौरान राजबीर ने अपने जबड़े कसकर भींच लिए थे और खुद को पूरी तरह कठोर दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि रोती हुई लड़कियों को चुप कैसे कराया जाता है। आखिरकार तंग आकर वो थके और सख्त लहजे में बोला, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था तो तुमने साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया? ये सुनते ही पंखुड़ी ने तमतमाकर उसे खूंखार नजरों से घूरा। क्या आपने या किसी और ने कभी मेरे इस इनकार के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी थी? राजबीर भी एकदम से भड़क उठा। मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सब तुम्हारी अपनी ही बोई हुई फसल है। अगर तुम वक्त रहते सुधर जाती और अपनी ये हरकतें बंद कर देती तो शायद आज ये दिन कभी ना देखना पड़ता। राजबीर का उसके साथ इस तरह रूखा बोलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो चाह कर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। शादी की रस्में शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी थे कि तभी दूल्हे पक्ष की तरफ से एक ऐसी शर्मनाक डिमांड सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल लड़के वाले चाहते थे कि पंखुड़ी के पिता अपनी इकलौती जायदाद यानी रहने वाला घर उनके बेटे के नाम लिखवा दे। ब्रजेश जी के लिए ये मांग मानना तो दूर, सोचना भी नामुमकिन था। उनकी सिर्फ एक इकलौती बेटी नहीं थी, बल्कि और भी बेटे थे जिन्हें उन्हें संभालना था। उस पूरे घर के अलावा उनके पास और कोई पूंजी नहीं थी। ब्रजेश जी ने दो टूक शब्दों में साफ इनकार कर दिया और बेगैरत लड़के वाले अपनी बारात लेकर उल्टे पांव वापस लौट गए। दादाजी तो जैसे इसी मौके की तलाश में बैठे थे। जब दादाजी ने पूरे परिवार के सामने पंखुड़ी और राजबीर की शादी का अचानक ऐलान कर दिया,
तो पूरा माहौल एक पल के लिए बिल्कुल सन्ना और शांत रह गया। राजवीर जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला और पाबंदियों से दूर अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान था, इस अचानक हुए ऐलान पर हक्का-बक्का रह गया। उसके चेहरे के सख्त कठोर तेवरों ने एक ही सेकंड में तूफानी रूप धारण कर लिया। उसने अपनी जगह से उठकर बेहद सख्त और अटल लहजे में साफ शब्दों में इनकार कर दिया। दादाजी, आप होश में तो हैं ना? आप एक ऐसी नादान और सिरफिरी लड़की को मेरे गले बांध रहे हैं जिसका दिमाग हर वक्त सिर्फ बचकानी हरकतों से भरा रहता है। मेरा इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं अपना पूरा जीवन ऐसी लड़की के साथ जोड़ दूं। मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उसके शब्दों में इस तरह गुस्सा और अहंकार था कि दादाजी भी एक पल के लिए घबरा गए। लेकिन दादाजी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए उसे साफ धमकी दे दी कि अगर उसने उनका ये फैसला नहीं माना तो वो उन्हें मरा हुआ समझेंगे। और यही आकर राजवीर पहली बार पूरी तरह बेबस हो गया। उधर जब पंखुड़ी को दादाजी के इस अचानक और चौंकाने वाले फैसले की खबर मिली तो वो सन्न रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। पंखुड़ी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस राजवीर सिंह राठौर को वो हमेशा से शहर का सबसे खड़ूस और मगरूर इंसान मानती थी और जिसको सिर्फ एक झलक पाने के लिए वो बेताब रहती थी, आज वही शख्स उसका हमसफर बन चुका था। उसका दिल एक अजीब सी कश्मकश में डूबा हुआ था। एक तरफ तो वो शख्स था जिसे उसका नादान दिल जाने कब से अपना मान चुका था, लेकिन दूसरी तरफ एक अनजाना सा डर और उलझन उसके पूरे वजूद को घेरे हुई थी। यह एहसास ही उसके लिए इतना अनोखा और अवास्तविक था कि उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी थी। क्या वाकई वो उस मगरूर शहजादे की पत्नी बन चुकी थी? वो समझ नहीं पा रही थी कि इस अचानक बदली हुई तकदीर पर हंसे या रोए। जो इंसान हमेशा उसकी पहुंच से कोसों दूर लगता था, आज किस्मत ने लाकर उसे उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया था। खुशी, हैरानी और एक अजीब सी बेचैनी का मिला-जुला तूफान उसके अंदर मचल रहा था। इसी उधेड़-बुन में उलझी वो अपने भारी लाल जोड़े को निहार रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक मिले रिश्ते को वो अपने दिलो-दिमाग में कैसे बिठाए। ये तकदीर का कोई खूबसूरत खेल था या फिर उसकी जिंदगी की कोई कड़ी परीक्षा। कुछ ही देर बाद रस्में पूरी हुई और पंखुड़ी विदा होकर राजवीर के घर आ चुकी थी। इस बार उसके परिवार ने भी कोई विरोध नहीं किया था। उसकी माँ पूरी तरह खामोश थी और उसके पिता की हालत तो ये थी कि उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए थे। यूं पंखुड़ी विदा होकर सीधे राजवीर के आलीशान कमरे में पहुंच चुकी थी, जहां उसने अक्सर खुद को सपनों में दुल्हन बने राजवीर का इंतजार करते देखा था। वो अभी तक अपनी इस लाचारी और तकदीर के इस अजीब खेल पर हैरान थी। कुछ घंटे पहले तक जिस शख्स से वो नफरत और खौफ का रिश्ता मानती थी, आज वो उसकी कानूनी पत्नी और इज्जत बन चुकी थी। वो लाल जोड़े और भारी गहनों में लदी चुपचाप बेड के किनारे बैठी थी। उसका दिल सीने में इस तरह धड़क रहा था जैसे पिंजरे में कोई सहमा हुआ परिंदा फड़फड़ा रहा हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राजवीर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे के तेवर बेहद सख्त और कठोर थे। उसने एक सर्द और बेरुखी भरी नजर उसके कांपते हुए वजूद पर डाली, अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका और बिना कुछ बोले उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक ऐसी खीज भी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। पंखुड़ी को अपने इंतजार में इस तरह बैठा देख राजवीर के होठों पर एक तंजिया और कड़वी मुस्कान तैर गई और नफरत से भरे और जहरीले लहजे में बोला, किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरे दादाजी ने जबरदस्ती किसी बोझ की तरह तुम्हें मेरे सिर पर लाकर पटक दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसे किसी अनचाहे बोझ के साथ किया जाता है। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता और दूसरी शादी कर लूंगा। ये कहते हुए वो तीखे तेवर के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी से रहा नहीं गया और वो बेसाख्ता बोल पड़ी, ये सब मेरी मर्जी से थोड़ी हुआ है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में ही घुल गई, लेकिन राजवीर ने सुन लिया था। उसने गुस्से में एक आईब्रो उठाई, पलटकर वापस आया और उसकी ठुड्डी को अपनी मजबूत उंगलियों की गिरफ्त में लेकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ खींच लिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश हूँ? उसकी आवाज खौलते हुए पानी की तरह तप्त थी। तुम जैसी आफत को अपने गले बांधना मेरा कभी कोई ख्वाब नहीं था पंखुड़ी।
लेकिन अब जबकि ये एक कड़वी हकीकत बन चुकी है तो ये बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। यहाँ तुम सिर्फ मेरी मर्जी से रहोगी और मेरे बनाए हुए उसूलों पर चलोगी। राजबीर का ये रूखा और बेरहम रवैया पंखुड़ी के दिल पर किसी धारदार खंजर की तरह लगा। लेकिन इस बार वो पहले वाली डरपोक या नादान पंखुड़ी नहीं थी। उसके अंदर भी एक अजीब सी जिद, आत्मसम्मान और खुददारी जाग उठी थी। उसने एक झटके से अपना चेहरा उसकी उंगलियों की गिरफ्त से आजाद किया और नम आंखों के बावजूद सीधे राजबीर की आंखों में आंखें डालकर दो टूक शब्दों में बोल उठी। तो आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह कान खोलकर सुन ले मिस्टर राजबीर सिंह राठौर। मैंने भी आपसे जबरदस्ती शादी करने की कोई मन्नत नहीं मांगी थी और ना ही आप मेरे सपनों के राजकुमार हैं। जो जहर आपके लिए ये रिश्ता है वही मेरे लिए भी है। उसकी इस बेबाक और पलटकर जवाब देने वाली आदत पर राजबीर दंग रह गया। आज तक किसी की ये मजाल नहीं हुई थी कि वो इस अकड़ और तेवर में उसके सामने बात करे। उसका पारा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो और ज्यादा उसके करीब आ गया। यहाँ तक कि दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल मिट गई। तुम्हारी ये जुबान अब भी बंद नहीं हुई ना? लगता है तुम्हें ढंग से सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजबीर उसके और करीब झुककर उसके वजूद पर अपना दबदबा बनाने लगा तो पंखुड़ी की सांसें बुरी तरह अटक गईं। एक पल के लिए उसका सारा आत्मविश्वास हवा हो गया और पुराने खौफ ने उसके दिल को फिर से जकड़ लिया। उसने खुद को बचाने के लिए राजबीर के चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथ रख दिए, लेकिन राजबीर के मजबूत हाथों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। दोनों के बीच की अंदरूनी कशमकश अपने चरम पर थी। राजबीर की सुलगती और गहरी नजरें जब पंखुड़ी के झुके हुए चेहरे और कांपते होंठों पर पड़ी तो उसके अंदर सुलगता हुआ गुस्सा अचानक एक अजीब सी शिद्दत में बदलने लगा। लेकिन फिलहाल वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिस पर उसे बाद में पछताना पड़े। वो बिना कुछ कहे एक झटके से पीछे हटा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। और फिर अगली सुबह उसने पंखुड़ी को साफ शब्दों में जता दिया कि उसे उसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन पंखुड़ी बहुत रोई थी। उसने ना चाहते हुए भी फोन करके अपनी माँ को सारी बात बता दी थी, लेकिन कोमल जी ने उसे तसल्ली दी। उन्हें पूरा यकीन था कि पंखुड़ी अपनी बुद्धिमानी और हरकतों से बहुत जल्द राजबीर के दिल में जगह बना ही लेगी। माँ के उसी मशवरे पर चलते हुए पंखुड़ी ने राजबीर के लाख मना करने और डांटने के बावजूद उससे दूरी नहीं बनाई। वो गुस्से के बावजूद उसके छोटे छोटे काम अपने हाथों से करती रही और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया कि राजबीर को उसकी मौजूदगी की आदत होने लगी। अब उसे अपना कोई भी काम पंखुड़ी के बिना अधूरा सा लगने लगा था। इस बीच एक दिन राजबीर उसे अपने कुछ खास दोस्तों की एक प्राइवेट पार्टी में अपने साथ ले गया, क्योंकि उसके दोस्त काफी समय से उसे देखने की जिद कर रहे थे। राजबीर को लगता था कि पंखुड़ी एक नंबर की नादान और बेवकूफ लड़की है, इसीलिए उसने पार्टी में जाने से पहले उसे सख्त चेतावनी दी थी कि वहां जाकर कोई भी बचकानी हरकत न करे। लेकिन जब उसने महफिल के बीच पंखुड़ी को पूरी फ्लुएंसी और ग्रेस के साथ अंग्रेजी में बात करते देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो वहां बेहद सोबर और क्लासी तरीके से पेश आ रही थी, जबकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल की थी। वापसी में जब वे दोनों कार में बैठे तो राजबीर खुद को रोके बिना नहीं रह सका। जहां तक मुझे लगता है तुम पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल सिफर थी, फिर ये सब क्या था? यह सुनकर पंखुड़ी ने एक नटखट अदा से अपने बालों को झटका और तेज अंदाज में बोली, पढ़ाई में मैं बेशक जीरो थी मिस्टर राजबीर, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जहां तक फराटेदार अंग्रेजी बोलने का सवाल है तो ये सब उन इंग्लिश वेब सीरीज का कमाल है जिन्हें देखने से अम्मा हमेशा मुझे मना करती थी। राजबीर ये सुनकर अपनी हंसी मुश्किल से ही दबा पाया, लेकिन चेहरे पर संजीदगी बनाए रखते हुए बोला, तुम आखिर किस तरह के शोज देखती हो? पंखुड़ी ने झट से जवाब दिया, वही जो बहुत रोमांटिक और। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी जुबान फिसलने का एहसास हुआ, क्योंकि राजबीर अब उससे बेहद गहरी और तिरछी नजरों से घूर रहा था। उसने हकलाते हुए फौरन सफाई दी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। राजबीर ने नपे तुले अंदाज में ना में सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम सिर्फ चेहरे से मासूम नजर आती हो।
अंदर से पूरी तरह शातिर हो और एक दिन तुम्हारी इस अंदरूनी शैतानियत को बाहर निकाल कर ही मानूंगा। रास्ते भर कार में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। आने वाले कुछ दिनों में राजबीर एक बार फिर अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गया, जबकि पंखुड़ी हवेली में अकेले ही पूरे घर में चक्कर काटती रहती थी। उसके ससुराल वाले घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे और हर महीने किसी न किसी देश की ट्रिप पर निकल जाते थे। पंखुड़ी को भी नई जगहों पर घूमने और ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, लेकिन राजबीर के सामने अपने इन शौक का इजहार करने में उसे डर लगता था। उसे डर था कि कहीं वो शख्स फिर से न भड़क उठे और जो थोड़ी बहुत दोस्ताना बॉन्डिंग उनके बीच बन रही थी वो भी खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ राजबीर ने शादी की रात जो दूरी बनाई थी उसके पीछे भी यही वजह थी। वो जल्दबाजी में अपनी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिसका उसे बाद में मलाल हो। वो इतना जरूर मानता था कि पंखुड़ी बला की खूबसूरत है और उसके करीब जाने पर वो खुद को रोक नहीं पाएगा। वो नहीं चाहता था कि किसी भी आवेश में आकर वो कोई गलत फैसला ले बैठे। वो पहले उसे अच्छी तरह समझना चाहता था, ये देखना चाहता था कि क्या वे दोनों वाकई एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं या नहीं, ताकि बाद में पंखुड़ी की जिंदगी बर्बाद ना हो और उसे अपने किसी फैसले पर पछतावा ना हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ राजबीर को यह एहसास होने लगा था कि पंखुड़ी जैसी भी है उसके लिए परफेक्ट है। वो उसे समझती थी और उसके गुस्से के हिसाब से ही रिएक्ट करती थी। कई बार ऐसा होता था कि राजबीर बेवजह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था, लेकिन पंखुड़ी चुपचाप सह लेती थी और जब राजबीर का गुस्सा ठंडा होता तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता था। वो अक्सर पंखुड़ी से प्यार से माफी मांग लेता या उसे लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने ले जाता था। शादी की उस पहली रात के अलावा उसने कभी भी पंखुड़ी से बदतमीजी से बात नहीं की थी। गुस्सा वो बेशक हो जाता था, लेकिन उस दौरान भी उसने कभी उसके लिए किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही कभी उसे ये महसूस कराया था कि वो उस पर कोई जबरदस्ती थोपा गया बोझ है। शादी की रात उसने जो कड़वी बातें कही थी उन्हें लेकर वो खुद अंदर ही अंदर काफी शर्मिंदा था। और फिर जब इस बार वो अपनी एक लंबी बिजनेस ट्रिप से घर वापस लौटा तो पंखुड़ी को लेकर उसके दिल और दिमाग के जज्बात पूरी तरह बदल चुके थे। जब घर के स्टाफ ने उसे बताया कि पंखुड़ी अब पूरे हक और शान से खुद को राजबीर की पत्नी कह रही है, तो उसके सीने में एक अनजानी सी खुशी और सुकून उतर आया था। फिर जब उसने पंखुड़ी के करीब जाने की कोशिश की और उसकी तरफ से पूरा समर्पण मिला, तो उसका दिल फिर से खुशी से भर गया था। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें हवेली के विशाल और हरे भरे नगीने जैसे लॉन पर पड़ रही थी। पंखुड़ी हल्के रंग का एक खूबसूरत सा एथनिक लिबास पहने लॉन में खड़े पौधों को पानी देने में बिजी थी। उसके दिल में एक बहुत ही शांत, पुरसुकून और खुशगवार एहसास धड़क रहा था, क्योंकि कल रात स्टडी रूम में उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो उसकी अधूरी दुनिया को पूरा कर चुका था। राजबीर के बदले हुए नरम, प्यार भरे और दिलकश अंदाज उसके दिमाग में बार बार किसी खूबसूरत फिल्म के दृश्यों की तरह घूम रहे थे। पंखुड़ी धीमे सुरों में कोई गाना गुनगुना रही थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि लॉन के रास्ते पर कोई आकर खड़ा हो चुका है। अचानक फिजा में राजबीर के खास और भारी परफ्यूम की महक फैली और अगले ही लम्हे उसकी मजबूत बाहों ने पीछे से आकर पंखुड़ी की कमर के गिर्द एक घेरा डाल दिया। पंखुड़ी के हाथ से पानी का पाइप छूटते छूटते बचा, उसकी सांस गले में अटक गई और उसका पूरा वजूद राजबीर के इस अचानक और रोमांटिक अंदाज पर किसी नाजुक पत्ते की तरह थरथरा उठा। राजबीर ने अपनी थोड़ी लापरवाही से पंखुड़ी के कंधे पर टिकाई और उसके कान के पास बेहद धीमी और फुसफुसाहट भरे लहजे में बोला, जिसमें एक अजीब सी नरमी और शर्मिंदगी थी। आई एम रियली सॉरी पंखुड़ी। कल रात मैंने सब कुछ इस तरह अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन सच में एक बेहद जरूरी और इमरजेंसी काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे उसी वक्त तुरंत जाना पड़ा था। पंखुड़ी ने अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभालने की कोशिश की और शर्म के मारे झुके हुए चेहरे के साथ हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, कोई कोई बात नहीं राजबीर, मुझे अंदाजा था कि आप किसी जरूरी काम से ही गए होंगे। मगर राजबीर ने तेजी से ना में सिर हिलाया। उसकी गिरफ्त पंखुड़ी की कमर पर और ज्यादा मजबूत हो गई और वो संजीदा और गहरे लहजे में बोला, नहीं पंखुड़ी,
ये बहुत बड़ी बात थी और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने कल रात अकेले कमरे में बैठकर क्या-क्या सोचा होगा। मैं अपनी उस मजबूरी और अतीत की तमाम गलतियों को अब हमेशा के लिए सुधारना और ठीक करना चाहता हूँ। ये कहते ही राजवीर ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया, जिससे पंखुड़ी के मुँह से एक हल्की-सी बेसाख्ता चीख निकल गई। उसने घबराहट में तुरंत अपने दोनों हाथ राजवीर के मजबूत सीने पर टिका दिए। उसका चेहरा शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो चुका था और वो हकलाती हुई बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। लॉन में स्टाफ के लोग आ रहे होंगे। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? मगर राजवीर के चेहरे पर एक दिलकश, बेपरवाह और आशिकाना मुस्कान तैर रही थी। उसने पंखुड़ी की इस घबराहट पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल बेबाक लहजे में बोला, तुम्हें नीचे उतारने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। और जहाँ तक बात स्टाफ की है तो सुन लो, मुझे इस हवेली में किसी भी इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो और मैं तुम्हें जहाँ चाहूँ उठाकर ले जा सकता हूँ। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि वो कुछ कह सके। यह कहकर वो सीधे लॉन से बाहर निकला और हवेली के अंदर आकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। उसने पंखुड़ी को बहुत ही नरमी, प्यार और एहतियात के साथ अपने बड़े से आरामदायक बिस्तर पर बिठाया और खुद बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया। उसकी गहरी निगाहें सीधे पंखुड़ी की आंखों में गड़ी हुई थी। पंखुड़ी ने डरते डरते अपनी पलकें उठाई और बड़ी मुश्किल से इतनी हिम्मत जुटाई कि उसके चेहरे को देख सके। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात का आगाज करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि जब हमारी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की है। मैंने शादी की पहली रात भी तुम्हें वो सब बातें कही थी जो एक जीवन साथी को कभी भी अपनी नई नवेली दुल्हन से नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मेरा वो सर्द और बेरहम रवैया तुम्हारे लिए कितना तकलीफदेह था और मैं इन सब बातों के लिए तहे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो थोड़ा रुका और पंखुड़ी के कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। तुम मेरी जिंदगी में किसी बोझ की तरह नहीं आई थी पंखुड़ी, बल्कि सच तो ये है कि मैं खुद अपने अंदर की उलझनों और हालातों की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं और इस उलझन में नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपने इस रिश्ते को एक बिल्कुल नई और खूबसूरत शुरुआत दें। क्या इस ज़िंदगी के लंबे सफ़र में तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझे अपना असली हमसफ़र मानने के लिए पूरी तरह तैयार हो? पंखुड़ी को तो अपने कानों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जो पिछले महीने सिर्फ़ राजवीर की बेरुखी, सर्द महरी और गुस्से को ही अपनी तकदीर मानकर जी रही थी, आज उसी शख्स के मुंह से इतने प्यार और अपनेपन से भरे अल्फाज सुनकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई बहुत ही हसीन ख्वाब देख रही हो। उसने कांपते और डरते हुए लहजे में पूछा, क्या क्या आप सच कह रहे हैं राजवीर? क्या आप वाकई मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे? क्या आपका ये फैसला पक्का है? राजवीर ने एक बार फिर प्यार से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान उभर आई और वो पूरे यकीन के साथ बोला, मेरा तुम्हें कभी भी किसी भी कीमत पर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है पंखुड़ी। बात सिर्फ इतनी थी कि ये सब कुछ इस कदर अचानक और जबरदस्ती हुआ था कि मैं खुद अंदर से पूरी तरह उलझ गया था और उस मानसिक तनाव और गुस्से से बाहर निकलने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। उसने आगे कहा, मैं पहले तुम्हें समझना चाहता था, तुम्हारी इस मासूमियत और इन शैतानियों के पीछे छुपे तुम्हारे दिल को जानना चाहता था, लेकिन अब मैं पूरे होशो हवास में और पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है और इस फैसले से पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर एक शरारती अंदाज में हल्का सा झुककर बोला, लेकिन ये सिर्फ मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं होगी पंखुड़ी। अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी कोई शिकवा या नाराजगी बाकी है, तो तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर सकती हो। पंखुड़ी का दिल तो ये सुनकर धक से रह गया। उसने जल्दी से घबराकर पूछा, तो अगर मैं इनकार कर दूंगी तो फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? राजवीर ने बड़े आराम से अपने कंधे उचकाए। उसकी आंखों में एक प्यारी सी शरारत चमक रही थी। वो नरमी से बोला, अगर तुम इनकार कर दोगी तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है
और तुम्हें अपने साथ ही रखना है, चाहे तुम राजी हो या ना हो। ये कहते हुए उसने पंखुड़ी को कोई भी मौका दिए बगैर खींचकर अपने मजबूत सीने से लगा लिया। पंखुड़ी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली और उसने भी बिना हिचकिचाए अपने दोनों हाथ राजवीर की कमर के गिर्द लपेट दिए। उसने अपना सिर राजवीर के सीने पर टिका दिया और उसका दिल खुशी से खिल उठा। इस तरह उनकी अधूरी और नोक-झोंक से भरी मोहब्बत की कहानी ने एक बेहद मुकम्मल, खूबसूरत और हसीन मोड़ ले लिया था। पंखुड़ी अच्छी तरह जानती थी कि इसमें राजवीर का भी कोई कसूर नहीं था। शायद उसकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करती। वो तो पहले भी उससे नफ़रत नहीं करती थी, नफ़रत करती भी कैसे? राजवीर इतनी मानसिक उलझन में होने के बावजूद कभी उस पर हाथ नहीं उठाता था और ना ही कभी उसे सबके सामने जलील किया था। वो बस उस पर कभी-कभार गुस्सा हो जाता था, जिसमें अक्सर गलती खुद पंखुड़ी की ही होती थी। लेकिन दिल मिलने के बाद राजवीर ने उस पर गुस्सा करना भी पूरी तरह छोड़ दिया था। अब तो हालात बिल्कुल उलट हो चुके थे। अब पंखुड़ी छोटी-छोटी बातों पर नखरे दिखाती और गुस्सा करती और राजवीर चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता और फिर प्यार से मनाकर उसके गुस्से को पल भर में ठंडा कर देता। पंखुड़ी अब थोड़ी जिद्दी भी हो चली थी और राजवीर उसकी हर जायज़ नाजायज़ जिद को हँसते-हँसते पूरा करता था, क्योंकि उसने पंखुड़ी को अपनी रूह और अपने दिलो-जान से अपना लिया था। उनकी ये प्रेम कहानी अब हमेशा-हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बन चुकी थी, जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद और हर रात एक नया रोमांस लेकर आती थी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।